दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार तो राजनीतिक प्रयोग की जमीन रही है जिसने इस देश को राह दिखाई है कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता क्या है, आंदोलन का मतलब होता क्या है, सत्ता के खिलाफ संघर्ष का मतलब होता क्या है और वैकल्पिक राजनीति अगर पैदा की जाए तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है। लेकिन इतने बरस के बाद बिहार में पहली बार एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ले रहा है उसे भी इस बात का एहसास है कि लंबे वक्त तक वह शायद इस पद पे ना रह पाए। जो मंत्री पद के लिए जो भी शपथ ले रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक स्थितियां बहुत तेजी से बदलेगी। इस बिसात पर खड़े नेताओं ने मंत्री के तौर पर जो शपथ ली, विधायकों ने जो मंत्री के तौर पर शपथ ली, क्या ये सभी प्यादे हैं? और जिस बिसात को बीजेपी ने बिछाया है, क्या उसकी चाल दिल्ली से चली जाएगी या फिर आने वाले वक्त में आरएसएस और बीजेपी अपने तौर पर बिहार की राजनीतिक जमीन को अपने अनुकूल करने के लिए जातीय समीकरण को वहां पर तोड़कर कुछ नई बिसात बिछा देंगे क्या? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कुछ पन्ने इतिहास के आज खोलने चाहिए। उसके बाद इस मंत्रिमंडल पे हम आएंगे और आने वाले वक्त की आहट का एहसास भी आपको करा देंगे। याद कीजिए, बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस को हमेशा कटघरे में जब भी खड़ा करते थे तो यह कहकर करते थे कि दरअसल कांग्रेस ब्राह्मणवादी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इस देश के भीतर में हिंदू राज कायम हो जाएगा और वो चिताते थे दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनका हित कभी नहीं साधा जाएगा। और बाबा साहब अंबेडकर तो महात्मा गांधी से भी इसी रूप और इसी शब्दों के साथ टकराते रहे और पूना पैक्ट उसकी एक पहचान है। लेकिन इस दौर में 80-90 साल के इस दौर में अगर आप देखिएगा तो राजनीति पूरी तरीके से 360 डिग्री में घूम चुकी है। बिल्कुल नई स्थितियां, एक वक्त कांग्रेस जहां पर खड़ी थी आज वहां पर बीजेपी और संघ परिवार आकर खड़ा है। और राजनीतिक प्रयोग की इस जमीन पर कांग्रेस चाहकर भी जैसे ही धर्मनिरपेक्ष होती है वैसे ही बीजेपी और संघ परिवार कहता है ये हिंदू विरोधी पार्टी है। जैसे ही कांग्रेस खुद को अपने तौर पर सेकुलरिज्म से आगे बढ़ते हुए एक नए राजनीतिक प्रयोग के साथ इसका एहसास कराना चाहती है कि वह भी हिंदूवादी सोच को अपनाए हुए है तो भी उसे मान्यता जनता के बीच नहीं मिल पाती है। जैसे ही वो कहती है हम अपर कास्ट के साथ हैं तो भी मान्यता नहीं मिल पाती है। इसके मतलब क्या है? और जिस राजनीतिक जमीन को नीतीश कुमार ने बिहार में सींचा और बढ़ाया, अगर नीतीश कुमार को एहसास है और अगर बीजेपी को भरोसा है तो फिर आने वाले वक्त में जेडीयू की बनाई हुई राजनीतिक जमीन पर कब्जा करेगा कौन? और इसी के अक्स तले छुपा हुआ है यह मंत्रिमंडल जिसमें शपथ लेने वाले लोग कौन हैं। बीजेपी की तरफ से देखिए, तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य में भी यह कलवर वैश्य समाज से आते हैं जो कि पिछड़ा तबका होता है, लेकिन व्यापारियों के बीच में इनकी पैठ अच्छी खासी है। रेणु देवी यह अति पिछड़ा से आती है। अति पिछड़ा का राजनीतिक प्रयोग किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। अमरिंदर प्रताप सिंह राजपूत हैं। राम सूरत राय यादव समाज से आते हैं। जीवेश मिश्रा भूमियार हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण हैं। रामप्रीत पासवान दलित समुदाय से आते हैं। एक ऐसा पैकेज है जिसमें जाति समीकरण को फिट किया गया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को देखिएगा तो उनके साथ अशोक चौधरी हैं जो पिछली बार कांग्रेस के साथ थे, छोड़कर जेडीयू में आ गए। ये पासी समाज से आते हैं, यानी यह भी दलित हैं। विजेंद्र यादव है। विजय चौधरी भूमिहार है। शीला मंडल अति पिछड़ा है, यानी एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग वह भी करे। और साथ में मेवालाल चौधरी भी हैं। और इसके अतिरिक्त दो राजनीतिक दल के दो लोग जो हैं, जिसमें एक संतोष मांझी हैं जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वह शामिल हुए हैं। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर थी वह गठबंधन के साथ खड़ी थी तो उनको भी एक जगह मिली। और दूसरे मुकेश सहनी हैं जो कि अपने तौर पर निषाद समुदाय से निकल कर आते हैं। जातीय समीकरणों का यह पूरा का पूरा पैकेज क्या बिहार को इसी रूप में चलाएगा? जी नहीं। हमें लगता है अब इतिहास के उस पन्ने को खोलिए जहां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी को कोई पूछता नहीं था। बीजेपी ने मोहरा मायावती को बनाया था, सत्ता में बैठाया भी, सत्ता से हटाया भी और खुद का विस्तार करते हुए और संघ परिवार का भी विस्तार उत्तर प्रदेश में कराने की खुली छूट उसी दौर में मिलती चली गई और आज की तारीख में वहां पर बीजेपी प्रचंड तौर पर मौजूद है। तो क्या यही प्रयोग
बिहार में होना है? हो सकता है, कहां इनकार है। अगर ऐसा प्रयोग बिहार के भीतर में होना है, तब यहां से एक और सिलसिला शुरू करते हैं जहां पर दो बातों का जिक्र शुरुआत में जरूरी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करके उनकी सियासी जमीन को हड़प लेती है। यह एहसास अकाली दल को पंजाब में है, शिवसेना को महाराष्ट्र में है, नीतीश कुमार को अब बिहार में हो चला है, कोई इनकार नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, वो जिस भी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी होती है वह एक बोझ के तौर पर बन जाती है या खुद वह सबसे कमजोर हो जाती है। यह महाराष्ट्र में भी नजर आया, यह बिहार में भी नजर आ गया। सबसे कमजोर तौर पर वह निकल कर आती है। इसका अगला मतलब क्या है कि राजनीतिक तौर पर जो विस्तार बीजेपी अपने एजेंडा, अपनी विचारधारा, अपने सोच, अपने संगठन और शायद सत्ता पाने के लिए जो भी चाल वो चलती है अपनी बिसात पर, वह उसके अनुकूल होता चला जा रहा है। और मजबूरी है नीतीश कुमार की, मजबूरी है जीतन राम मांझी की, मजबूरी सहनी की भी है। और यह मजबूरी के दायरे में AIMIM यानी ओवैसी भी आते हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक मजबूरी है जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक दूसरा राज्य होगा जहां पर मंत्रिमंडल के भीतर में कोई मुस्लिम समुदाय नहीं होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन 0 होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी, लेकिन एक व्यक्ति को MLC बनाकर लाया गया और अल्पसंख्यक मंत्रालय उसको सौंप दिया गया। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति पहले राउंड में नजर नहीं आई। इसके मतलब क्या है? यहां से दूसरा सवाल उठता है। अब इन पन्नों को दोबारा पलटना शुरू कीजिए। जब हम आपसे जिक्र इतिहास के पन्नों को खोलते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत का कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में और बिहार को लेकर जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र गोविंदाचार्य ने किया था, उसको जब अमल बिहार में लाया गया तो उसमें 3 लोगों की उत्पत्ति हुई थी। एक उत्पत्ति कल्याण सिंह की थी, दूसरी उत्पत्ति उमा भारती की थी, तीसरी उत्पत्ति विनय कटियार की थी। हिंदुत्व को बहुत साफ तौर पर उभारना, लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की परिभाषा से राष्ट्रवाद को भी जोड़ दिया गया है। यानी हिंदुत्व का विरोध राष्ट्र विरोधी होने की सोच है, इस सोच को भी रख दिया गया है। और यहीं से दूसरा बिहार को लेकर सवाल पहली बार खड़ा हो रहा है, क्या बिहार के वोटरों को भरोसा नहीं है उन विपक्ष की पार्टियों पर जो ये कहकर आते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जिसमें खास तौर से AIMIM यानी ओवैसी का जिक्र करने की जरूरत है कि मुस्लिमों को भरोसा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पे नहीं है, यानी जिस दिन ठोस विकल्प मिल गया उस दिन वह सब चले जाएंगे। यह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट, बिहार की सियासत के भीतर में जो भी सत्ता संभाली गई उसने बिहार को और कमजोर किया और जातिगत राजनीति के तहत अपने अपने वोट बैंक बनाए। तो क्या बीजेपी अब अपनी बिसात में अपने मिथों को तोड़ेगी? सोशल इंजीनियरिंग से आगे निकलकर वह बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ने की दिशा में बढ़ पाएगी क्या? या फिर ब्राह्मणवादी नीतियों का, जिसका जिक्र एक समय तमगा कांग्रेस पर बाबा साहब अंबेडकर लगा रहे थे, मौजूदा वक्त में दलित संगठन, चाहे वह BSP के तौर पर मायावती है, वह भी खामोशी बरत लेती है, या जीतन राम मांझी है, वह भी खामोशी बरत लेते हैं, या चिराग पासवान है, रामविलास पासवान ने भी खामोशी बरती, यह भी खामोशी बरत लेंगे। और खुद नीतीश कुमार, जो एक वक्त इस बात का जिक्र किया करते थे जब वह जनता दल बना रहे थे और जिस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस भी साथ में खड़े थे, लेकिन वह एक नई सोच को ले आना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी में समाहित हो गए, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी थे। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं और अब JP नड्डा की एंट्री हुई है नए सिरे से। और इस राजनीतिक प्रयोग के भीतर में बिहार की सियासी जमीन पर खुद कांग्रेस के सामने प्रयोग करने के सारे रास्ते बंद हो गए क्या? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, आरजेडी जिस सोच के साथ निकली थी उसमें उसने जो सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने रोजगार का बनाया था, उसने पहली बार बिहार के भीतर में हिंदूवादी राजनीति, जंगल राज की सोच, गवर्नेंस की सोच, सुशासन की सोच, सबको खारिज किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर एक पन्ना जरा सा पलटिए, जिस समय हिंदूवादी सोच मंडल कमंडल की राजनीति से निकली हुई बीजेपी सत्ता के परवान पर चढ़ती है और अन्ना का आंदोलन दिल्ली में होता है, तो वहां पर करप्शन मुद्दा था। और करप्शन के मुद्दे को सफल बनाने के लिए, क्योंकि वह कांग्रेस के खिलाफ था,
वहां पर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। रामलीला मैदान, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक, और 2014 का पूरा चुनाव करप्शन को लेकर ही लड़ लिया गया। लेकिन करप्शन के मुद्दे को अब भुला दिया गया, करप्शन अब गायब हो गया। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि नीतीश कुमार की उम्र मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कम है। इसके मतलब बहुत साफ है कि जिन प्यादों ने शपथ ली है उनके जातीय समीकरण बिहार की जनता को दिखाने के लिए है, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमरा चुका है कि अपने जाति वाले विधायक को लेकर ही लोग संतोष कर लेते हैं कि चलिए कुछ काम तो हो जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.